अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, TCN रिपोर्ट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान शाबिंदा फरजीन। नाज़रीन, कराची की मसरूफ़ गलियों में आज से 53 साल पहले एक बेटी ने जन्म लिया। वो इल्म और ईमान के रास्ते पर चली, अपनी इंसानियत से दुनिया को गले लगाया और साइंसी मैदान में सबसे ऊंचे मुकाम तक पहुंची। बचपन से ही वो खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी, स्कूल में हमेशा नुमायां रहीं और पढ़ाई में लाजवाब थी। इसके साथ साथ फलाही कामों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। वो एक ऐसी कैदी बन गई जिसका कोई नाम ना था, सिर्फ एक नंबर, कैदी 650। ये है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की कहानी। नाज़रीन, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी मार्च 1972 में एक छोटे से पढ़े लिखे और अपर मिडिल क्लास घराने में पैदा हुई। उनका घर का माहौल मुकम्मल तौर पर तालीम, सीखने और दूसरों की मदद करने से जुड़ा हुआ था। आफिया घर में सबसे छोटी थी और बेहद ज़हीन और वाकई एक जीनियस थी। इतनी होशियार कि हमेशा अपनी क्लास में सबसे आगे रहती थी। हर बार हर इम्तिहान में उनका नाम सबसे ऊपर होता। 90 की शुरुआत में आफिया को अमेरिका की मशहूर यूनिवर्सिटी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT में फुल स्कॉलरशिप पर पढ़ने का मौका मिला। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। उन्होंने वहाँ बायोलॉजी में पढ़ाई की और 1995 में ग्रेजुएट हुई। वहाँ से उनकी ज़िंदगी का एक नया दौर शुरू हुआ। इल्म, तालीम और दूसरों के लिए कुछ करने का जज्बा। वो ना सिर्फ खुद पढ़ती थी बल्कि दूसरों की भी मदद करती थी। उसी साल 1995 में आफिया का निकाह डॉक्टर अमजद खान से फ़ोन पर हुआ। ये एक अरेंज्ड शादी थी और उसके बाद डॉक्टर अमजद खान उनके पास अमेरिका के शहर बॉस्टन आ गए, जहाँ दोनों ने सादगी से शादी की। डॉक्टर अमजद ने बॉस्टन में ही जल्दी अपने मेडिकल ट्रेनिंग का आगाज़ किया। 1996 में आफिया ने अपने बेटे अहमद को जन्म दिया, लेकिन इसके फ़ौरन बाद उनके दोस्तों और ख़ानदान वालों ने महसूस किया कि वो जो हमेशा रोशन और ज़िंदा दिल रहती थी अब बहुत मुख्तलिफ हो गई हैं। उनके चेहरे पर गम के आसार और जिस्म पर तशद्दुद के निशानात नज़र आने लगे थे, क्योंकि वो अपनी शादी को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थीं। हालांकि उस वक्त वो अपनी बेटी मरियम से हामला भी थी। हालात मज़ीद बिगड़े और आफिया ने 1998 में अपनी बेटी मरियम को जन्म दिया। आफिया एक मजबूत मुस्लिम औरत रही, जो एक तरफ तदरीस के तौर पर रज़ाकाराना खिदमात दे रही थी और दूसरी तरफ PhD की तालीम हासिल करने की कोशिश कर रही थी, जबकि अपने ख़ानदान को मिसाल इक़दार के साथ पाल भी रही थी। 2001 में आफिया ने ब्रांडेस यूनिवर्सिटी से न्यूरो साइंसेस में PhD मुकम्मल की। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि यही साल उसकी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख देगा। ये वो साल था जब 9/11 का होलनाक वाक़या पेश आया, जिसके बाद दुनिया भर में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का आगाज़ हुआ। लेकिन दरअसल ये वॉर ऑन टेरर के नाम पर इस्लाम के खिलाफ जंग थी, जिसने बहुत से बेगुनाह लोगों की ज़िंदगियों को बर्बाद कर दिया। इस जंग ने कई मुल्कों को तबाही, बेचैनी और मौत की दलदल में धकेल दिया और उन्हीं हालात की लपेट में आफिया भी आ गई। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी इस जंग की पहली मुतासरा लोगों में से एक थी। उन्हें सिर्फ इसलिए पूछगछ के लिए मतलूब करार दिया गया क्योंकि उनके शौहर अमजद ने ऑनलाइन नाइट विजन गॉगल्स ऑर्डर किए थे। FBI के पूछने पर अमजद ने कहा कि वो एक हंटर हैं, इसलिए उन्होंने नाइट विजन गॉगल्स लिए हैं, और उसके बाद ये बात वहीं ख़त्म हो गई। अच्छा, वाज़ेह रहे कि FBI जब भी किसी से इंटेरोगेशन करती है तो उसको एक FBI नंबर अलॉट कर दिया जाता है। वो FBI नंबर उनके कंप्यूटर डेटा में सेव हो जाता है। लेकिन हकीकत ये है कि आफिया पर कभी भी दहशतगर्दी का कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया गया, ना ही उसे इस इल्ज़ाम में कभी चार्ज किया गया।
اسی سال کے آخر میں حالات بگڑتے چلے گئے۔ عافیہ پاکستان جانا چاہتی تھی لیکن امجد پاکستان جانے کے لیے راضی نہیں تھے کیونکہ ابھی ان کی ڈاکٹر کی تعلیم پوری نہیں ہوئی تھی۔ بہرحال آخرکار امجد اور عافیہ پاکستان لوٹ آئے۔ پاکستان پہنچنے کے بعد میاں بیوی میں حالات اتنے کشیدہ ہوئے کہ ان کی شادی بھی ختم ہو گئی۔ اس وقت عافیہ اپنے بیٹے سلمان سے حاملہ تھی۔ سلمان بعد میں 2002 میں پاکستان میں پیدا ہوئے اور اسی وجہ سے وہ پاکستانی شہریت رکھتے ہیں۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ مریم اور احمد امریکہ میں پیدا ہوئے تھے، اس لیے ان کے پاس امریکی شہریت ہے۔ اچھا، ڈاکٹر عافیہ اب بھی ایف بی آئی کے رڈار میں تھیں کیونکہ امریکہ کو بہت اچنبھے کی بات لگی کہ ایک اسٹوڈنٹ ایسے کیسے اپنے ملک واپس چلی گئی۔ ایف بی آئی نے پاکستان میں موجود اپنے ذرائع کو اس بارے میں اطلاع دی، جس وجہ سے عافیہ صدیقی مسلسل واچ لسٹ میں تھیں۔ عافیہ صدیقی نے پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی فوراً تعلیم کے شعبے میں کام شروع کر دیا تھا۔ ان کا خواب تھا کہ بچوں کے لیے ایک اسلامی اسکول بنائیں۔ وہ اسی خواب کو حقیقت بنانے کی کوشش میں لگ گئیں، جبکہ ساتھ ہی ساتھ ہمسایہ ملک افغانستان میں جنگ اپنے عروج پر تھی۔ کچھ ہی عرصے بعد اس وقت کے گورنر سندھ جناب محمد میاں سومرو نے عافیہ سے وعدہ کیا کہ وہ اسے اس کے خوابوں کا اسکول بنانے کے لیے 40 ایکڑ زمین دیں گے۔ اس سلسلے میں ایک دن 30 مارچ 2003 کو عافیہ اپنے تینوں بچوں کے ساتھ کراچی ایئرپورٹ روانہ ہوئیں تاکہ اسلام آباد جا کر ان سے ملاقات کر سکیں، مگر وہ کبھی بھی اپنی منزل تک نہ پہنچ سکی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اس کے تینوں بچوں سمیت ایئرپورٹ جاتے ہوئے اغوا کر لیا گیا اور اس کے بعد کے 5 سال ان کے خاندان کے لیے ایک بھیانک خواب بن گئے۔ سابق ایف بی آئی ایجنٹ کامران فریدی کا کہنا ہے کہ جب یہ اغوا کا واقعہ پیش آیا اس وقت عافیہ صدیقی کا بیٹا احمد 6 سال، بیٹی مریم 3 سال اور سب سے چھوٹے بیٹے سلیمان کی عمر صرف 6 ماہ تھی۔ اس وقت ایک امریکی ایجنٹ وہاں موجود تھا جس نے سلیمان کو زبردستی عافیہ سے چھینا اور سڑک پر سر کے بل گرا دیا، جس وجہ سے اس بچے کے ارد گرد صرف خون ہی خون تھا اور سلیمان کی وہیں پر موت واقع ہو گئی۔ رپورٹس کے مطابق احمد نے بھی اس بات کی گواہی دی کہ سلیمان کو اس کی والدہ سے زبردستی چھینا گیا اور زمین پر گرا دیا گیا، جس کے بعد اس بچے کے سر کے ارد گرد صرف خون ہی تھا۔ احمد یہ سب کچھ ایک گاڑی میں بیٹھ کر دیکھ رہا تھا۔ امریکن ایجنٹس نے احمد اور مریم دونوں کو الگ الگ گاڑی میں بٹھایا اور ساتھ ہی عافیہ کو سیپریٹ گاڑی میں بٹھا کر کسٹڈی میں لیا اور اس کے بعد بذریعہ روڈ افغانستان کے بگرام ایئر بیس ان کو لے جایا گیا۔ ڈاکٹر عافیہ کے خاندان والے ہر طرف کوشش کرتے رہے کہ کوئی سراغ ملے، کچھ پتہ چلے کہ عافیہ اور بچے کہاں ہیں، مگر مکمل خاموشی چھا گئی۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی سچ کی تلاش میں تھی، یہاں تک کہ بدنام زمانہ بگرام جیل سے عافیہ کے متعلق خبریں آنا شروع ہوئیں۔ سابق ایف بی آئی ایجنٹ کامران فریدی کا کہنا ہے کہ احمد کو 6 سال کی عمر میں الگ جیل میں رکھا گیا، جبکہ مریم کو کسٹڈی میں لے کر ایک امریکن فیملی کو ایڈاپشن کے لیے دیا گیا۔ وہ امریکن فیملی بھی انٹیلیجنس کی ہی تھی، دونوں میاں بیوی تھے۔ انہوں نے مریم کو ایڈاپٹ کیا اور اس کا نام چینج کر کے فاطمہ رکھ دیا گیا۔ دوسری طرف احمد کو بھی یہ بتایا گیا اور اس کا برین واش کیا گیا وقت کے ساتھ ساتھ کہ وہ احمد نہیں بلکہ احسان علی ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو بگرام میں مردوں کی جیل میں رکھا گیا۔ کچھ سابق قیدی جو گوانتاناموبے سے آزاد ہوئے تھے نے بتایا کہ انہوں نے جیل میں ایک عورت کی دل دہلا دینے والی چیخیں سنی تھیں۔ ان قیدیوں میں ایک پاکستانی لڑکا بھی شامل تھا جو کہ لندن میں ایک ایکٹیوسٹ تھا اور اسی طرح گوانتاناموبے کی ریلیز کے لیے کام کرتا ہے۔ اس نے سب سے پہلے عافیہ صدیقی کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ وہ اس وقت بگرام کے جیل میں ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان کی کسی بھی اتھارٹی نے تسلیم نہیں کیا تھا کہ وہ بگرام میں کسٹڈی میں ہے، بلکہ وہ کہتے تھے کہ عافیہ صدیقی غائب ہو گئی ہے اور ناظم آباد میں رہتی ہے، جو کہ بالکل جھوٹ تھا۔ عافیہ صدیقی کو جیل میں بہت ٹارچر کیا جاتا تھا، ان سے MIT اور پاکستان آنے کے حوالے سے سوال پوچھے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ امجد اور عافیہ کے بارے میں انٹروگیشن میں یہ کہا گیا کہ یہ دونوں القاعدہ کی فائنینشلی مدد کرتے ہیں، جو کہ بالکل بے بنیاد بات ہے۔ کامران فریدی نے مزید کہا کہ FBI کا ماننا تھا کہ عافیہ صدیقی MIT سے پڑھی ہوئی ہے اور وہ امجد کی بیوی ہیں اور وہ پاکستان آئی ہی صرف القاعدہ کی مدد کے لیے ہیں۔ FBI کا مقصد عافیہ صدیقی کو سزا دینا نہیں تھا بلکہ صرف انٹروگیشن کرنا تھا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ عافیہ ان کو خالد شیخ محمد تک پہنچائیں جو کہ القاعدہ کے ممبر تھے،
लेकिन आफिया बेचारी तो कुछ भी नहीं जानती थी, उनको सिर्फ अपने बच्चे चाहिए थे। अच्छा, यहाँ पर एक बात समझने की जरूरत है कि टॉर्चर दो तरह के होते हैं, एक फर्स्ट डिग्री टॉर्चर और दूसरा सेकंड डिग्री टॉर्चर होता है। फर्स्ट डिग्री टॉर्चर में आपको फिजिकली मारा जाता है और मार मार के आपसे जबरदस्ती तस्लीम करवाया जाता है कि आपने ये जुर्म किया है, जबकि सेकंड डिग्री टॉर्चर सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि उसमें आपको ये रियलाइज़ करवाया जाता है कि आपके किसी अजीज़ को हम जान से मार देंगे या फिर आपके घर में घुसकर आपके वालिदैन के साथ कुछ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर यह भी एक बात काबिल गौर है कि जब 2003 में आफिया सिद्दीकी को अगवा करके अफगानिस्तान ले जाया गया तो वहाँ पर अफगान गार्ड्स की जानिब से उनके मल्टीपल टाइम्स रेप भी हुए थे। उनको ज़बरदस्ती हाथों से बांध दिया जाता था और अफगान गार्ड्स की जानिब से उनको मल्टीपल टाइम्स रेप का निशाना बनाया गया। बहरहाल कुछ अरसे बाद आफिया को बगराम से काबुल के एक औरतों की जेल में मुंतकिल कर दिया गया था। अब इस वाक़े को 5 साल गुजर चुके थे। जुलाई 2008 में जब आफिया के बारे में खबरें आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हुई, वो ये नहीं जानती थी कि उनके खिलाफ एक नया साजिशी जाल बुना जा रहा है। पाकिस्तान में उनके खानदान की मुहिम ने उन्हें एक मारूफ नाम बना दिया था। 2008 की शदीद गर्मी में आफिया सिद्दीकी को एक साजिश के तहत रिहा कर दिया गया था और अमेरिका ने कहा था कि अब आप पाकिस्तान जा सकती हैं। आफिया को उनके बेटे से मिलवाया गया, जिस पर आफिया ने पूछा कि मेरी बेटी मरियम कहाँ है। उन्होंने कहा कि आप एक बस में बैठकर गजनी पहुंच जाएं। वहाँ एक खालिद बिन वलीद नाम की मस्जिद है, वहाँ बैठ जाइएगा, वहाँ एक आदमी आएगा और आपको मरियम हवाले कर देगा। नाज़रीन, जून या जुलाई की शदीद गर्मी में आफिया और उसके बेटे को एक मोटी और बड़ी चादर ओढ़ी गई थी। प्लान ये था कि आफिया को रिलीज करने के बाद अमेरिकी एजेंट्स ने अफगान नेशनल पुलिस को इतला दी और अलर्ट जारी किया कि इस तरह गजनी में एक मस्जिद के पास सुसाइड बॉम्बर्स की इतला मौजूद है। अच्छा, गजनी मस्जिद के सामने एक दर्जी की दुकान मौजूद थी और दर्जी ने देखा कि एक औरत और बच्चा मस्जिद के बाहर बैठे हुए हैं और शाम होने लगी है, अंधेरा हो रहा है और गजनी एक महफूज जगह नहीं है औरतों के लिए। तो वो दर्जी उनके पास गया और कहा कि यहाँ मेरे एक जानने वाले का करीब घर है, आप वहाँ जाकर ठहर सकती हैं। अच्छा, आफिया को फारसी या दारी बिल्कुल नहीं आती थी, लेकिन इत्तेफाकन दर्जी थोड़ी बहुत उर्दू जानता था। तो आफिया ने किसी तरह उर्दू में उसको एक्सप्लेन किया कि मैं यहाँ पर अपनी बेटी का इंतजार कर रही हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना। इसी दौरान अफगान नेशनल पुलिस पहुंच जाती है और अपनी राइफल्स को आफिया की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है, ड्रॉप द वेल, ड्रॉप द वेल। लेकिन आफिया अपनी चादर नहीं उतारती। पुलिस ने अहमद से तो चादर जबरदस्ती खींच ली, लेकिन जब आफिया की चादर खींची तो वो दर्जी बीच में आ गया और गुस्से से कहने लगा कि तुमने चादर कैसे खींच ली, ये औरत कुछ नहीं जानती, ये सिर्फ अपनी बच्ची का इंतजार कर रही है। तो बहरहाल यहाँ पर ये प्लान फेल हो जाता है, क्योंकि अफगान पुलिस ने तो आफिया और अहमद को गोली मारनी थी। प्लान फेल होने के बाद अफगान पुलिस ने उनको दोबारा कस्टडी में लिया और फिर से FBI के पास आफिया आ गई, जहां पर उनका इंटेरोगेशन शुरू हुआ। अगर आफिया के शोहर अमजद की बात की जाए तो उनका किस्सा तो डिवोर्स के साथ ही खत्म हो गया था। उनको कभी कस्टडी में नहीं लिया गया और ना ही कभी इंटेरोगेशन की गई। साबिक पाकिस्तानी FBI एजेंट के मुताबिक अमजद खान ने जल्दी पर तेल का काम जरूर किया था और कहा था कि हाँ, जो कुछ भी किया है वो आफिया ने ही किया है। 7 जुलाई 2008 को केज इंटरनेशनल ने पाकिस्तान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें आफिया की गुमशुदगी के बारे में बात की गई। और सिर्फ चंद ही दिन बाद 17 जुलाई 2008 को अमेरिकी हुकूमत ने दावा किया कि आफिया को अफगानिस्तान में गिरफ्तार किया गया है। फिर 30 जुलाई 2008 को सीनियर सहाफ़ी नजीब अहमद, जो आफिया के केस पर सबसे पहले रिपोर्ट करने वालों में शामिल थे, ने एक रिपोर्ट शाया की, जिसमें एक अहनी शाहिद ने बताया कि वो उस मुकामी पुलिस टीम का हिस्सा थे जिसने आफिया को पाकिस्तान में गिरफ्तार करके FBI के हवाले किया। लेकिन ये सच्चाई सामने लाने के कुछ ही अरसे बाद नजीब अहमद 10 सितंबर 2009 को एक पुरअसरार हादसे में जान बाग हो गए। लेकिन ये सच्चाई सामने लाने के कुछ अरसे ही बाद नजीब अहमद 10 सितंबर 2009 को एक पुरअसरार हादसे में जान बाग हो गए। सिर्फ एक दिन बाद जब उन्होंने एक अवामी जलसे में ये दावा किया कि पाकिस्तानी फौज ने आफिया को अमरीकियों के हवाले किया था। सिंध पुलिस के उस वक्त के सरबराह शौकत अहमद ने भी एक खुफिया रिकॉर्डिंग में इतराफ़ किया कि उसने आफिया और उसके बच्चों के अगवा में हिस्सा लिया था। नाज़रीन, डॉक्टर आफिया और उसके बच्चों की 2003 से 2008 तक की गुमशुदगी का पहला पर्दा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट इवान रेडली ने चाक किया,
जिन्होंने इस केस पर गहराई से काम किया और सच्चाई दुनिया के सामने लाने की जुर्रत की। बहरहाल जब आफिया सिद्दीकी को वापस FBI के पास लाया गया तो उनको इंटरोगेशन के लिए एक रूम में बिठाया गया। उनके सामने एक पर्दा लगा हुआ था जिसके पीछे से उनको कुछ अमेरिकन एजेंट्स की आवाज सुनाई दी, तो वो तजस्सुस की वजह से आगे बढ़ी और पर्दा हटाकर देखने की कोशिश की कि आखिर क्या हो रहा है। पीछे एक बैठे एजेंट ने चिल्लाकर कहा, शी इज लूज, यानी वो निकलने की कोशिश कर रही हैं, वो निकल रही हैं। दूसरे एजेंट ने फौरन से पिस्टल निकाला और आफिया पर 2 बार फायर कर दिया और वो बुलेट्स उनके पेट पर जाके लगी। इस वाकये की गवाही डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने खुद भी दी और आफिया के लॉयर क्लाइव के आर्काइव में भी ये सब मौजूद है। आफिया सिद्दीकी पर लगाए के इल्जामात की पहली कहानी बनाई गई जो अमेरिकी हुकूमत की तरफ से पेश की गई, ये थी कि वो एक अफगान पुलिस कमांडर के कंपाउंड में एक पर्दे के पीछे बैठी हुई थी जहां उनसे तफ्तीश होनी थी। उनका दावा था कि अचानक आफिया पर्दा हटाकर निकली और जमीन पर पड़े एक अमेरिकी फौजी की बंदूक उठा ली और फिर उससे फायरिंग की। फोरेंसिक शवाहिद भी इसी मौकिफ की तायीद करते हैं कि सिर्फ एक ही बंदूक से गोली चली जो कि एक अमेरिकी वारंट ऑफिसर की थी। कमरे में कहीं भी गोलियों के निशानात नहीं मिले जो ये साबित कर सके कि आफिया ने फायरिंग की थी। और सबसे अहम बात, कमरे में कई लोग मौजूद थे मगर कोई भी जख्मी नहीं हुआ। ये सब चीजें इस सरकारी कहानी पर सवालिया निशान लगाती हैं जो आफिया के खिलाफ बनाई गई थी। अच्छा, इस वाक़े के बाद इंतहाई नाजुक हालत में आफिया को अस्पताल ले जाया गया। आफिया को पेट में गोलियां लगीं जिससे उनका ऑपरेशन हुआ और वो अस्पताल में 2 हफ्ते तक जेर इलाज रही। लेकिन 2 हफ्तों के दौरान वो चारों तरफ से अपने बिस्तर से बंधी हुई थी। उन्हें किसी से मुलाकात की इजाजत भी नहीं थी। सिर्फ 2 अमेरिकी खुफिया एजेंट्स को आफिया तक रसाई हासिल थी। उनको भारी दवाएं दी गईं और इन्हीं अद्वियात की जेर असर उनसे झूठे एतराफ़ करवाए गए। मसलन ये कि वो किसी मुबैना अलकायदा रुकन से शादीशुदा थी या फिर उसने हयातियाती हथियारों यानी जम वॉरफेयर की तालीम हासिल की। ये सब बातें बगैर किसी साइंसी या फोरेंसिक सबूत के सामने आई क्योंकि ये बात वाज़ेह थी कि उसने किसी पर भी गोली नहीं चलाई थी। आफिया सिद्दीकी को उस वक्त न्यूयॉर्क लाया गया जब उसके जख्म अभी भरे भी नहीं थे और बगैर किसी बाज़ाब्ता हवालगी के उस पर कत्ल की कोशिश का मुकदमा चलाया गया। अदालत में लोगों का रश था। आफिया के हामी, सरकारी एहलकार और आम आवाम सब मौजूद थे। मुकदमा कई दिन तक जारी रहा और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अमेरिकी एजेंट पर गोली चलाने के झूठे इल्जाम में 86 साल की कैद हो गई। बाद में आफिया सिद्दीकी के लॉयर क्लाइव स्मिथ ने एक इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका के लिए 86 साल कोई बड़ी सजा नहीं समझी जाती। ये ना मौत की सजा है ना उम्र कैद, लेकिन हकीकत ये है कि वो इससे बाकी जिंदगी जेल में रखना चाहते हैं। फिलहाल अमेरिका को आफिया की परवाह नहीं है। हमें ये सूरत हाल बदलनी चाहिए। हमें ये यकीनी बनाना होगा कि कोई रास्ता निकले ताकि वो वापस पाकिस्तान आ सके। नाज़रीन, ये मुकदमा सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई नहीं थी बल्कि एक ऐसी दास्तान थी जो इंसाफ, सियासत और इंसानी हुकूक के दरमियान फंस कर रह गई थी। आफिया के वकील ने मजीद कहा कि मैंने जनवरी में टेक्सास की जेल में आफिया से मुलाकात की और मेरे लिए ये एक बहुत ही तकलीफ दे तजुर्बा था। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि आफिया के लिए ये सब कुछ कितना भयानक होगा। पिछले 20 सालों से उसने जो कुछ झेला वो नाकाबिले बयान है। उन्होंने कहा कि मैं सीधा गुआंतानामो से आया था जहां मैं कुछ कैदियों से मिल रहा था और मैं ये एतमाद से कह सकता हूँ कि आफिया का तजुर्बा उन तमाम 88 कैदियों से ज्यादा तकलीफदेह और होलनाक रहा है जिनकी मैं वकालत कर चुका हूँ। उन्होंने एक अफसोसनाक वाक़े का जिक्र करते हुए बताया कि जेल में पेश आने वाले एक वाक़े में आफिया के नीचे के दांत तोड़ दिए गए थे। उन्होंने मजीद कहा कि मुझे वकील होने की हैसियत से उससे मिलने की इजाज़त मिली। अमेरिका में 39 साल से वकालत कर रहा हूँ और कानून किसी भी कैद खाने को ये इजाज़त नहीं देता कि वो किसी वकील को अपने मौक्कल से मुलाकात से रोके। मैं तकरीबन 80 मिनट यानी 1.5 घंटे के करीब उससे मिला। मेरे ख्याल में पहली मुलाकात के लिए ये एक मुनासिब वक्त था, लेकिन आफिया की हालत देखकर दिल दहल गया। नाज़रीन, ये अल्फाज किसी जज्बाती दास्तान का हिस्सा नहीं बल्कि एक वकील की गवाही है जो उसे खुद अपनी आंखों से देखा और जो इस बात की गवाही देता है कि आफिया सिद्दीकी ने जो कुछ झेला है वो किसी भी इंसान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। आफिया के वकील ने यह भी कहा कि मैं यकीनन कानूनी चाराजोई भी करूंगा ताकि रहम की बुनियाद पर रिहाई हासिल की जा सके। मगर आपको ये याद रखना होगा कि अमेरिकी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रहम ज्यादा नजर नहीं आता। हम सदर जो बाइडन से सदारती माफ़ी यानी प्रेसिडेंशियल पार्डन या फिर सज़ा में नरमी की दरख्वास्त भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये भी याद रखना चाहिए कि ये सब कुछ हासिल करना इतना आसान नहीं होता।
नाज़रीन, ये बात काबिल गौर है कि आफिया सिद्दीकी पर कभी भी दहशतगर्दी का इल्ज़ाम नहीं लगाया गया। उन पर सिर्फ कत्ल की कोशिश का मुकदमा कायम किया गया, और वो भी बगैर किसी ठोस सबूत के। अदालत में कोई ऐसी चीज पेश ना की जा सके जो उन्हें वाकई मुजरिम साबित करे। इसके बावजूद आफिया सिद्दीकी को अमेरिका की बदनाम जमाना जेल कार्सवेल प्रिजन में भेजा गया। वो जेल जहां खवातीन कैदियों पर बदसलूकी के कई वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं, वहां खवातीन के साथ रेप जैसे वाकयात बहुत आम हैं, और आफिया पिछले 15 सालों से वहीं कैद है। और ये भी कहा जाता है कि आफिया के साथ कई बार रेप भी हो चुके हैं। अफसोसनाक तौर पर आफिया की वालदा इस्मत सिद्दीकी 2 जुलाई 2022 को बीमारी के बायस इंतकाल कर गई। वो बरसों अपनी बेटी से बिछड़ने के दर्द में मुब्तला रहीं, और आखिरकार उस गम के साथ दुनिया से चली गईं कि उनकी बेटी को इंसाफ के बगैर कैद में रखा गया है। तकरीबन 15 साल हो चुके हैं आफिया की इस सज़ा को, और कुछ अरसे पहले अफगान हुकूमत ने अमेरिका से कहा कि आफिया सिद्दीकी हमें दे दो, हम रखने के लिए तैयार हैं। लेकिन अमेरिका ने इनकार कर दिया। ये बात भी पाकिस्तान के साबिक FBI एजेंट कामरान फरीदी ने एक इंटरव्यू में बताया। 2023 में 20 साल बाद डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी को अपनी बहन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मिलने की इजाज़त मिली। उन्होंने वकील क्लाइव स्मिथ के साथ आफिया सिद्दीकी से जेल में मुलाकात की, और वो आफिया की हालत देखकर चौंक गई थीं, क्योंकि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी उस वक्त जंजीरों में जकड़ी हुई थी और बहुत दुबली हो चुकी थी। डॉक्टर फौजी ने कहा कि मेरी बहन के जिस्म पर सिर्फ हड्डियां और गोश्त ही था, इसके अलावा कुछ नहीं था। उनके सामने के दांत टूटे हुए थे, गालिबन दाएं या बाएं जानिब का जो चेहरा है वो भी जैसे झुलसा हुआ था। कान के करीब पीछे सर पर चोट लगने की वजह से उनको एक कान से कम सुनाई भी देता है। ओवरऑल उनकी फिजिकल कंडीशन काफी खराब थी, और डॉक्टर आफिया को अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर यकीन नहीं आया था। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के अमरीकी वकील क्लाइव स्मिथ ने पाकिस्तानी हुकूमत से दरख्वास्त की थी कि वो शकील आफरीदी को अमेरिका के हवाले करके आफिया सिद्दीकी की रिहाई का मुतालबा करें। लेकिन फरवरी 2025 को पाकिस्तानी हुकूमत ने ये प्रपोजल उनका रिजेक्ट कर दिया। अगर हम डॉक्टर आफिया के बच्चों के करंट स्टेटस की बात करें तो अहमद डॉक्टर बन चुके हैं, और वो एक बहुत अच्छे फिजिशियन हैं। लेकिन वो पाकिस्तान में मुकीम है या पाकिस्तान से बाहर, ये फिलहाल कोई नहीं जानता। अली की लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही है, लेकिन वो सामने नहीं आना चाहते, और वो किसी भी ऐसी चीज का पार्ट नहीं बनना चाहते। और जहाँ उनकी बेटी मरियम की बात है तो वो भी ग्रेजुएट हो चुकी हैं। इससे ज्यादा कोई इन्फॉर्मेशन फिलहाल नहीं है आफिया के बच्चों के बारे में। नाज़रीन, अब सवाल ये है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का ये दुख कब खत्म होगा? कौन है जो इस तकलीफ को रोकने के लिए खड़ा होगा? पाकिस्तानी अवाम ने तो काफी आवाज उठाई है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए। क्या वाकई हुकूमत इस केस में दिलचस्पी नहीं दिखा रही? अपनी राय से नीचे हमें कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिए, और अगर हमारा TCN रिपोर्ट आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें।